हेलो दोस्तों, आज हम EMII पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमारा पहला चैप्टर है मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट एक तरीके का डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि हम ये इलेक्ट्रिकल फील्ड के क्लास की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को लिया है। तो मैक्सिमम जो इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर, जिस इंस्ट्रूमेंट की हम बात करेंगे वो सारे के सारे क्या किस चीज़ में यूज होंगे, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। तो इंस्ट्रूमेंट एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और इंस्ट्रूमेंट बेसिकली दो टाइप के होते हैं। बेसिकली का मतलब होता है, वैसे तो कई सारे टाइप के होते हैं, लेकिन बेसिक जो उनका बेसिक है दो टाइप का होता है। पहला होता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, दूसरा होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है ये मैक्सिमम लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। क्योंकि लेबोरेटरी में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये एक स्पेसिफाई पैरामीटर पे काम करता है। स्पेसिफाई पैरामीटर का मतलब क्या है कि छोटी से छोटी क्वांटिटी को मेजर कर सकता है, बड़ी से बड़ी क्वांटिटी को मेजर कर सकता है। ये स्पेसिफाई एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है कि ये स्पेसिफाई टास्क के लिए परफॉर्म करता है। ठीक है, और इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, टेंजेंट गैल्वेमीटर। ठीक है, वैसे दोनों ही इंस्ट्रूमेंट है, बस अंतर ये है कि इसका यूज कम होता है, लेबोरेटरी में होता है, और इसका यूज मैक्सिमम जगह ये हम देखते हैं। तो सेकेंड इंस्ट्रूमेंट होता है जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करता है। ठीक है, जनरली मेजर करता है। तो इसका एग्जांपल है वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर। नॉर्मली तीन एग्जांपल बहुत है। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करता है डायरेक्टली। ठीक है, और जो सेकेंड इंस्ट्रूमेंट होता है वो भी तीन टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ चार टाइप का दे रखा है। इनके तीन टाइप होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप चार टाइप ये पढ़ लीजिए। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिक हम इन चार के बारे में नीचे डिटेल में बात करेंगे। तो पहला इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डायल द पॉइंटर इज द डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मेजरिंग क्वांटिटी। द पॉइंटर इंडिकेटिंग गिवन द क्वांटिटी ऑफ द मेजरमेंट क्वांटिटी। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है कि ओनली जो हमारी आउटपुट वो उससे प्रेजेंट कर रही है, शो कर रही है, मतलब हम उसे देख सकते हैं, इंडिकेट कर रही है। इंडिकेटिंग का मतलब क्या होता है, इंडिकेट कर रही है। तो क्या कहलाता है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, एक पॉइंटर होता है। पॉइंटर जब आप उसमें इनपुट दोगे तो पॉइंटर क्या करेगा, वैल्यू को प्रेजेंट करेगा। तो वो क्या कहलाता है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। अब इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के बाद आता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता है कि जो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ मॉनिटर्स होते हैं जो हमारे फ्रीक्वेंसी को दिखा रहे होते हैं पर्टिकुलर टाइम पे। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारी वैल्यू को रिकॉर्ड कर रहा होता है। और ये मैक्सिमम इसका जो एग्जांपल है ELC है या CRO। ठीक है, मतलब ऐसी चीज जो हमारी वैल्यू को एक एट द टाइम, उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे भी प्रेजेंट कर रहे हो, तो उसे रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ये भी मैक्सिमम लेबोरेटरी में ज़्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद आता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट ही है, लेकिन ये क्या करता है कि एनर्जी को मेजर करता है। मेजर का मतलब क्या है, कितने टाइम में कितनी एनर्जी का कंजप्शन हुआ। इसका एग्जांपल एनर्जी मीटर है। नॉर्मली इसका एग्जांपल पढ़ लेते हैं। दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट गिव द टोटल अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एनर्जी मीटर का काम क्या होता है कि वो जो पास्ट में जितनी एनर्जी कंजप्शन हुई है उन सब चीजों को प्रेजेंट में शो करने का, यानी वो क्या कर रहा होता है, इंटीग्रेटिंग कर रहा होता है, वैल्यू को प्लस कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अब इलेक्ट्रिकली इंडक्टिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकली इसलिए डाल दिया क्योंकि जो वर्क करेगी वो किस पे करेगी, इलेक्ट्रोमैकेनिकली प्रिंसिपल पे करेगी। ये एक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो वर्क करेगा। तो मैक्सिमम अगर कोई भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है तो उसके अंदर तीन चीज हमेशा आपको मिलेंगे। अगर कोई भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है तो उसके अंदर तीन चीज हमेशा आपको मिलेंगे। पहला है डिफ्लेक्शन, दूसरा कंट्रोलिंग, तीसरा है डैम्पिंग। अब इन ये सब फोर्स है, अब इनके ऊपर हम डीपली में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन फोर्स क्या होता है, जो हमारा पॉइंटर है, पॉइंटर को मूव करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारा पॉइंटर, ये हमारा पॉइंटर, इस पॉइंटर को मूव करने के लिए हमें एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो फोर्स इससे पॉइंटर को मूव कराता है उसे कहते हैं डिफ्लेक्शन फोर्स। इस पॉइंटर को मूव करने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उस फोर्स को कहते हैं डिफ्लेक्शन फोर्स। ठीक है, उसके बाद आता है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या, अगर किसी कॉइल के अंदर से करंट पास किया जाए तो मैग्नेट की तरफ वेव करेगा, तो उसे कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, फोर्स बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड करंट कैरिंग कॉइल। देखिए हमको पता है परमानेंट मैग्नेट और करंट कैरिंग कॉइल किस तरीके से वेव करेगा। कंडक्टर के अंदर से करंट पास करो तो मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, और अगर उसके करंट के डायरेक्शन को चेंज करो तो क्या करेगा, मैग्नेट के पोल्स के डायरेक्शन को भी चेंज करेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फोर्स बिटवीन टू
करंट कैरिंग कॉइल्स, तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उस पर बात करेंगे। अब आते हैं कंट्रोलिंग फोर्स पे। इससे पहले हमने पढ़ा था डिफ्लेक्शन फोर्स, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने क्या पढ़ा था, डिफ्लेक्शन फोर्स, ठीक है। डिफ्लेक्शन फोर्स क्या होता है, इस पॉइंटर को मूव करने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसे कहता है डिफ्लेक्शन फोर्स, यानी इस पॉइंटर को मूव कराता है। जो डिफ्लेक्शन फोर्स होता है इस पॉइंटर को मूव कराता है, ठीक है। और जो कंट्रोलिंग फोर्स होता है इस पॉइंटर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जो हमारा पॉइंटर होता है उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अगर उसके मूवमेंट को कंट्रोल ना किया जाए तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखाएगा, वो मैक्सिमम वैल्यू दिखाएगा, जो कि नहीं होगा रियर में, ठीक है। तो कंट्रोलिंग फोर्स क्या करता है, उसके जो पॉइंटर होता है उस पॉइंटर को कंट्रोल करता है, इसलिए उसे कहता है कंट्रोलिंग फोर्स। और कंट्रोलिंग फोर्स भी मतलब इसे उस कंट्रोलिंग फोर्स को सर्किट पर अप्लाई करने के भी कुछ तरीके होते हैं। तो पहला है स्प्रिंग कंट्रोल, यानी स्प्रिंग की मदद से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपके पास ये पॉइंटर, आप यहाँ पे स्प्रिंग लगा दोगे तो आप इस पॉइंटर को कंट्रोल कर पाओगे। तो नॉर्मली इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग फोर्स, दो नंबर में डेफिनेशन पूछी जाती है। उसके बाद आता है डैम्पिंग फोर्स। देखिए हमारा पहला था डिफ्लेक्शन फोर्स, उसके बाद आता है कंट्रोलिंग फोर्स। डिफ्लेक्शन फोर्स क्या करता है कि पॉइंटर को मूव करने में हेल्प करता है, पॉइंटर को मूव करवाता है। कंट्रोलिंग फोर्स क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसके अपोजिट यानी डिफ्लेक्शन की फोर्स के अपोजिट ही लगाया जाता है। तो कंट्रोलिंग फोर्स कंट्रोल करने का काम करता है। और डैम्पिंग फोर्स क्या करता है कि जो उसकी वाइब्रेशन है, उसकी कंपन है, कि देखिए कभी होता है क्या कि नियर में ही वो हिलता रहता है, वो जो हमारा स्केल है यानी जो हमारा पॉइंटर वो हिल रहा है। अब पॉइंटर हिलने के कारण क्या हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल रही, तो एक डैम्पिंग फोर्स होता है। डैम्पिंग फोर्स क्या होता है कि जो उसकी वाइब्रेशन है उसे कम करता है, वाइब्रेशन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाके रोकेगा, जिससे हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल सके, एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल सके, तो उसे कहते हैं डैम्पिंग फोर्स। अब आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर तीन तरीके से डैम्पिंग फोर्स को अप्लाई कर सकते हो। पहला है एयर फ्रिक्शन की मदद से, फ्लूइड फ्रिक्शन की मदद से, और दूसरा एडी करंट की मदद से। तो मैक्सिमम फ्लूइड फ्रिक्शन इतना यूज नहीं किया जाता, लेकिन एयर फ्रिक्शन और एडी करंट दोनों यूज किया जाता है। लेकिन हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। एयर फ्रिक्शन के अंदर क्या होता है हम देख लेते हैं। एयर फ्रिक्शन के अंदर क्या होता है कि ये स्केल है आपका, ये पॉइंटर, और इसके साथ साथ एक तरीके की एक एल्युमिनियम की पत्ती लगा देते हैं। एल्युमिनियम की पत्ती लगाने से क्या है कि एयर का प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर, तो क्या कहलाता है, एयर फ्रिक्शन कहलाता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, आपने पॉइंटर के साथ एक एल्युमिनियम की पत्ती जोड़ दी है जिसपे एयर का फोर्स लगता है, तो उससे क्या कहते हैं, एयर फ्रिक्शन कहते हैं। उसके बाद कहते हैं ईडी करंट डैम्पिंग। ईडी करंट डैम्पिंग में क्या होता है कि हमारा स्केल है, देखिए हमने क्या किया, इस एक कॉइल लपेट दिया, इस कॉइल में करंट पास किया। जब इस कॉइल में करंट पास करेंगे तो मैग्नेट की तरफ वेव करेगा, जिसके कारण क्या पॉइंटर को अपनी और एक्ट्रैक्ट करेगा, तो इसे कहते हैं ईडी करंट डैम्पिंग। कहने का मतलब बस पॉइंटर को कंट्रोल करना है, पॉइंटर के जो वाइब्रेशन है उसे कम करना है। तो तीन तरीके बता रखा, पहला क्या है, पहला एयर कंट्रोल, ठीक है। पहला क्या है, देखिए पहला क्या है, एयर फ्रिक्शन, दूसरा क्या फ्लूइड फ्रिक्शन, तीसरा एडी करंट। तो एयर फ्रिक्शन में क्या होता है कि जो हमारा पॉइंटर होता है उसे एक एल्युमिनियम की पत्ती को कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण कि एयर का प्रेशर पड़ता है हमारे पॉइंटर के ऊपर, तो पॉइंटर की जो वाइब्रेशंस होते हैं वो कम हो जाती है, वो जीरो नहीं होती, कम हो जाती है, ठीक है। और एडी करंट में भी क्या होता है कि वो मैग्नेट फील्ड जनरेट करने के कारण जो कॉइल्स इसके साथ लिपटा होता है, इसके कांटेक्ट में होता है, तो मैग्नेट फील्ड जनरेट करने के कारण क्या करता है कि वो जो जो हमारे वाइब्रेशंस होता है उसे कम कर देता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारे में तक क्या था, एक बार देख लेते हैं हम, ठीक है। ईडी करंट लॉसेस हो गया। फ्लूइड फ्रिक्शन में क्या होता है कि एक तरीके की फ्लूइड लिया जाता है, यानी ऑयल टाइप का होता है, और ऑयल टाइप के अंदर उस पॉइंटर को डुबा के रखते हैं कि ऑयल एक प्रेशर उस पर लगाता है जब वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। तो मैक्सिमम मैंने कहा था फ्लूइड फ्रिक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेंगे। तो उसमें फ्लूइड क्या यूज किया जाता है, जैसे ये हमारा ये है, ठीक है। तो इसे बड़ा करके टैंक ले लिया, इस टैंक में हमने ऑयल को फिल कर दिया, तो जैसे जैसे मुड़ेगा ना वैसे वैसे ऑयल का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ऑयल उस पर प्रेशर बनाएंगे। तो आगे देख लेते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। देखिए ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसके जो क्वेश्चन वो 4 नंबर में बनते हैं। और परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेट यूज किया जाता है वो परमानेंट होता है। आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट यूज किया गया है, जैसे कि एक तो कॉइल यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कॉइल के साथ साथ मैग्नेट यूज किया जाता है, इसलिए इसे कहता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ज्यादा नहीं, बिल्कुल सेम ऐसा ही आपके, अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाओगे, ठीक है, इसे पीएमएमसी भी कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, फुल फॉर्म ऑफ पीएमएमसी, ठीक है।
तो अगर आपको कोई भी ड्राइंग बनाना होगा इंस्ट्रूमेंट का, तो आप इस तरीके ड्राइंग बनाओगे। ये एक तरफ नॉर्थ पोल हो गया, एक तरफ साउथ पोल हो गया, और ये आपके यहाँ पे कॉइल लिपटी हुई होती है बीच में, और ये आपके दो फाउंडेशन होंगे। फाउंडेशन का मतलब क्या है कि जो बीच का आपका जो मतलब ये जो रॉड है जो भी है, उसे क्या करता है, टाइट करके रखता है। ठीक है, ये आपका पॉइंटर हो गया, ये आपका स्केल हो गया। तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में होता क्या है कि एक परमानेंट मैग्नेट यूज किया जाता है और कॉइल्स यूज किए जाते हैं, इसलिए से कहता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। देखिए इसमें मूविंग कॉइल, क्योंकि इसमें कॉइल मूव नहीं करता, कॉइल के थ्रू हमारा पॉइंटर मूव करता है। तो बेसिक नाम से पता चल रहा है आपको कि परमानेंट मैग्नेट यूज किया गया है, और वर्किंग किसके कारण करता है, ये वर्किंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कारण करता है। ठीक है, और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दो तरीके के मैग्नेट यूज किए गए हैं, किसके लिए यूज किया गया है, और दो क्या यूज किया गया है, दो स्प्रिंग यूज किया गया है कि उस पर कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, और ये फाउंडेशन है। तो आप देख सकते हो सब इसमें ये मूविंग, यहाँ पे कॉइल यूज किया गया है। कॉइल इसलिए यूज किया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सके, और ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम फ्रेम डाला गया है। एल्युमिनियम फ्रेम किस लिए डाला गया है कि एयर फ्रिक्शन प्रोवाइड किया जा सके, यानी डैम्पिंग को रोकने के लिए। तो कई चीजें इंस्ट्रूमेंट में, आपको बस इस इंस्ट्रूमेंट को बनाना, और नॉर्मली वही बनाइएगा एग्जाम में या अपने नोटबुक में जो आपको समझ जाए। पहले दो मैग्नेट बनाइएगा, दो मैग्नेट के बाद दो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन के बाद ये क्या है, ये स्प्रिंग इसलिए कि उस पर कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड किया जा सके कि जब ये मूव करे तो हमारा जो ये है इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ओके, आगे प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये, तो मैक्सिमम जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है किसके ऊपर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करता है। क्योंकि जब कॉइल के अंदर से करंट पास किया जाता है तो कॉइल एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। तो हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, तो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। अब यहाँ आता है टॉर्क डेवलप बाय PMMC, यानी जो टॉर्क उसके अंदर डेवलप होता है उस टॉर्क के बारे में बता रखा है। देखिए TD यानी डिफ्लेक्शन टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, स्प्रिंग कांस्टेंट, और विद द ऑफ द कॉइल। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि TD का मतलब क्या, डिफ्लेक्शन टॉर्क, और कंट्रोलिंग टॉर्क, और एंगल, और K का मतलब होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, और B का मतलब होता है विथ मतलब चौड़ाई ऑफ कॉइल, कितनी चौड़ी है कॉइल। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। इसे रीड करने की, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मतलब पता होना चाहिए। एल का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ कॉइल, यानी कितनी लंबी कॉइल है। एन का मतलब क्या है, कितने टर्न है। और आई का मतलब क्या, करंट कितना फ्लो कर रहा है। बी का मतलब क्या, फ्लक्स डेंसिटी कितनी है। ए का मतलब क्या, एरिया, कॉइल की एरिया कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेसिक समझा रखा है, F=BIL sin थीटा। तो ये नॉमेरिकल है, नॉमेरिकल हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद आता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो इंपॉर्टेंट ये है, जो टॉर्क वेट इज हाई, जो टॉर्क की वेट होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए, पावर कंजप्शन इज लेस। मतलब अगर कोई आपके पास इंस्ट्रूमेंट है तो उसके अंदर क्या क्या एडवांटेज होने चाहिए। ये जो एडवांटेज है आप सब में लिख सकते हो, मतलब जितने इंस्ट्रूमेंट है ना, सारे के सारे कॉमन एग्जाम्पल, जितने भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर इंडक्शन हो रहा है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, या इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, जितने भी इंस्ट्रूमेंट उनके अंदर ये आप उनका अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो उसके अंदर ये लिख सकते हो। पहला क्या होना चाहिए कि वेट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, वेट इज हाई। और दूसरे के पावर कंजप्शन इज लेस, यानी पावर जितना कम कंजप्ट करे उतना ही ज्यादा अच्छा है। स्केल इज यूनिफॉर्म, यानी जो वैल्यू दिखा है वो एक एग्जैक्ट वैल्यू दिखा है। ठीक है, डैम्पिंग इज वेरी इफेक्टिव, और जो डैम्पिंग है वो अपना काम करे। क्यों डैम्पिंग क्या करता है, डैम्पिंग फोर्स क्या करता है, हमारे जो वाइब्रेशन होता है उसे कम करता है। तो ये अगर काम नहीं करेगा तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखाएगा। तो डैम्पिंग इज वेरी इफेक्टिव, जो डैम्पिंग फोर्स होना चाहिए उसे अपना वैल्यू को सही दिखाना चाहिए। सिंस ऑपरेटिंग फील्ड इज वेरी स्ट्रांग, और जो ऑपरेटिंग फील्ड यानी जो कार्य करने की क्षमता वो स्ट्रांग होनी चाहिए, कि वो कार्य को कर लेना चाहिए, मतलब उस वर्क को, टास्क को कंप्लीट कर लेना चाहिए। ये नहीं कि आपने सर्किट पे करंट अप्लाई किया और वो करंट काम ही ना करे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन बी एक्सटेंड, और जो इंस्ट्रूमेंट की रेंज है उसे बढ़ाया जा सके। ऐसा नहीं कि अब मान लीजिए कि हम इसे 5 एम्पियर तक ही मेजर कर सके। मान लो हमें आपको 50 एम्पियर मेजर करना है, तो हमें 50 एम्पियर तक उस मीटर को, उसकी रेंज को बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसा होना चाहिए कि इस मीटर की रेंज को बढ़ाया जा सके।
और डिसएडवांटेज क्या है, यूज ओनली फॉर डीसी, और मतलब कुछ मीटर्स होते हैं जो ओनली डीसी पे यूज किए जाते हैं, कुछ एसी पे भी यूज करते हैं। लेकिन आपको ये नहीं लिखना है, क्योंकि हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है वो दोनों पे यूज किए जा सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। और जो कॉस्ट होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। तो डिसएडवांटेज में आपको बस ये देखना है कि फायदा क्या है उस इंस्ट्रूमेंट का और नुकसान क्या है, तो उन्हीं के बारे में लिखना है। आप थोड़ा इसमें कुछ गलती दे रखी है। हमारे इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट के फायदे यही हैं कि वो सस्ता पड़ता है और दोनों पे यूज किया जा सकता है, और एरर की जो प्रॉब्लम वो आती है लेकिन इतनी नहीं आती है, ठीक है। फ्रिक्शन इज टेम्पररी एरर टू प्रेजेंट, और फ्रिक्शन के कारण क्या है, जो हमारे फ्रिक्शन के कारण कुछ एरर्स आते हैं, तो वो तो एक अलग ही बात है। लेकिन एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो हमें वही चीज लिखना है जो हमने प्रैक्टिकली मतलब हम सोच सकते हैं, ठीक है। ये इसके एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी हैं। ये इसके एडवांटेज हैं कि सस्ता पड़ता है, इसमें लिख रखा है महंगा पड़ता है, तो हो सकता है महंगा भी पड़ता हो, ठीक है। अब हम ये परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट है, अब इसकी रेंज ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो आप लोगों को देखने में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज को अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, इस टास्क को कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस।